अच्छा देखो, इस चैप्टर का जो नाम है ना सिलेबस में, वो है केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट। दिस इज केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट, और इसमें हम दो चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या कह रहे हो? वाटर और फर्टिलाइजर्स को देखेंगे इसमें, जो हमने अमोनिया में भी कवर कर लिया ऑलरेडी। और थर्ड इसका जो सब टॉपिक है वो है एयर क्वालिटी, जो कि पोल्यूटेंट ऑक्साइड जो हम प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और उसका इफेक्ट क्लाइमेट पे। तो एक काफी जनरल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चीजें कुछ आपने बहुत सारी चीजें आपने साइंसेस में बचपन से सुनी हुई भी हैं, और अब थोड़ा सा इन चीजों को बस स्ट्रीमलाइन करना है हमने। अच्छा, इसका हैंड आउट जो है वो एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट के नाम से है, लेकिन अभी इसका नाम जो है ना वो केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट इस सिलेबस में गिवन है, लेकिन सारी चीजें वही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो हम ना थोड़ा सा मिक्स करके पढ़ते हैं चीजों को। पहले हम लोग एयर को देखेंगे, एयर को डिस्कशन करने के बाद हम वाटर देखेंगे और फिर फर्टिलाइजर्स देखेंगे, मतलब उल्टा पढ़ रहे हैं। अच्छा, एयर जो है ना हमारे पास, वी नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें कोई एक तरह की गैस नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा तरह की गैसेस हैं, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है उसमें, और कुछ आर्गन गैस भी होती है। अच्छा, इसकी जो परसेंटेजेस हैं कि कितना परसेंट नाइट्रोजन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, वो परसेंटेजेस आपको याद करनी है। वो मैं यहाँ पे अभी आपको लिखवा रहा हूँ, तो मेक श्योर कि वही वाली वैल्यू याद करना जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। Air is a mixture of gases and it is composed of नाइट्रोजन गैस, जिसका फॉर्मूला N2 है, and it is 78% in the atmosphere। 78% आप वैल्यू याद रखोगे नाइट्रोजन गैस की। अच्छा, उसके बाद भी है ऑक्सीजन गैस O2, उसकी जो परसेंटेज है एयर में डेट इज 21%। अब 78% हमारी नाइट्रोजन हो गई, 21% जो है वो ऑक्सीजन हो गई, तो रिमेनिंग जो है वो 1% बचता है सिर्फ। उस 1% में से 0.03 से 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और बाकी की रिमेनिंग जो होती है वो आर्गन गैस होती है। मतलब आर्गन जो है वो सपोजिटली कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03 से ज्यादा ही है, 0.05 0.04% है। बट आपने जो उसका वॉल्यूम याद करना है वो 0.03 और 0.04% याद कर लो। पूछता नहीं है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पूछता है। तो दिस इज अबाउट 0.03%, और बाकी की जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आर्गन गैस है, जिसका हम परसेंटेज 1% भी याद रखते हैं, लेकिन 1% से थोड़ा कम ही बन रहा है, 1 पॉइंट मतलब 0.97% समथिंग बनेगा ये। सही है, ये अपने पास लिख लो, ये याद रखनी है आपने। आगे बढ़े। जी। अच्छा, एयर को हमने किस तरह से पता लगाया कि ऑक्सीजन में कितने परसेंट एयर है? तो उसका हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट में तुम्हें बता देता हूँ। उसमें आप करते क्या हो कि इस तरह से दो गैस सिरिंज लेते हैं,
एक गैस सिरिंज हमने लेफ्ट साइड पे लगाई हुई है, दूसरी गैस सिरिंज राइट साइड पर है। बीच में जो है ना एक हमारे पास कंटेनर है या ग्लास ट्यूब कह लो उसको। इस ग्लास ट्यूब में हमने जो है वो कॉपर मेटल रखा हुआ है। कॉपर मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में रखा हुआ है हमने यहाँ पे। सॉलिड होता है ना कॉपर मेटल पिंक कलर का। अब हम करते क्या है, जो लेफ्ट वाली गैस सिरिंज है उसके अंदर एयर है। अब कितनी एयर हमने ट्रैप की हुई है उस गैस सिरिंज में, देखो गैस सिरिंज को यहाँ पे कनेक्ट करने से पहले हम प्लंजर को थोड़ा सा पीछे जब खींचेंगे तो उसके अंदर गैस आ जाएगी, और उसको हमने यहाँ पे जो है ना इस एक ट्यूब लगाई हुई है जो इस ग्लास ट्यूब के अंदर जा रही है। और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे पास इस जगह पे जो है वो कॉपर मेटल रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो भी एयर का वॉल्यूम है ना वो इनिशियल वॉल्यूम है एयर का, जो हमने यहाँ पे गैस सिरिंज से रीड आउट करा हुआ है। और दूसरी साइड पे हमने एक और गैस सिरिंज लगाई है। हम करेंगे क्या, लेफ्ट साइड पे जो गैस सिरिंज है उसमें से एयर को पुश करेंगे इस ग्लास ट्यूब में। इस ग्लास ट्यूब में कॉपर मेटल है और हम इसको ना नीचे से हीट कर रहे हैं। जब हम हीट करेंगे और इस कॉपर मेटल पे से जब एयर पास होगी तो एयर में जो 3-4 तरह की गैसेस हैं उसमें से सिर्फ एक गैस ऐसी है जो कॉपर के साथ रिएक्ट करेगी, वो है ऑक्सीजन गैस। और कॉपर जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो कॉपर टू ऑक्साइड बन जाएगा और वो ऑक्सीजन गैस सारी की सारी यहाँ पे रिएक्ट होके ग्लास ट्यूब में रुक जाएगी, कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड बना लेगी। बाकी जितनी भी गैसेस हमारे पास बची हैं वो पास होके दूसरी वाली गैस सिरिंज में आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी। अब कुछ वॉल्यूम जो है वो एयर का जो इनिशियल वॉल्यूम था वो ज्यादा होगा, और जो दूसरी गैस सिरिंज तक वॉल्यूम पहुंचा है एयर का जिसको हम फाइनल वॉल्यूम कह रहे हैं वो कम पहुंचेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन गैस, सारी की सारी ऑक्सीजन गैस जो है वो कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पे रुक गई है। तो अब एयर में ऑक्सीजन नहीं है, बगैर ऑक्सीजन के एयर पहुंची है दूसरी वाली गैस सिरिंज में, उसका वॉल्यूम कम होगा। तो ये जो डिफरेंस इन वॉल्यूम आएगा हमारे पास जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन है उसमें ये बताया हुआ है कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द गैस सिरिंज था 80 सेंटीमीटर क्यूब, और जो फाइनल वॉल्यूम आया है वो आया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितनी एयर का वॉल्यूम कम कितना हुआ है, 80 में से 64 माइनस कर दो, बाकी का जो वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम था जो कि ग्लास ट्यूब में कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट होकर रुक गई है। 16 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो गायब हो गया एयर में से, मतलब ऑक्सीजन 16 सेंटीमीटर क्यूब थी जो कि कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पे कॉपर टू ऑक्साइड बना लिया उसने। तो हमें ये पता लग गया कि एयर में 16 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन थी, कितनी एयर में, 80 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो 80 सेंटीमीटर क्यूब एयर में 16 सेंटीमीटर क्यूब सिर्फ ऑक्सीजन था। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमने कैसे निकाला भाई, 16 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन है इन टोटल ऑफ 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। तो 16 80 मल्टीप्लाई 100 तो ये आ रहा है 20%। अब ये वैल्यू एग्जैक्ट 21% नहीं आ रही है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई। एक रीजन तो यह है कि हम जब पास करवा रहे हैं कॉपर मेटल के ऊपर से एयर को तो सारी की सारी क्या पता ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं हुई हो। ठीक है, एक रीजन यही हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब एक बार हमने पास करवा दिया है एयर को राइट वाली गैस रेंज में, जब एयर आ गई है फाइनल, तो मैं उसको दोबारा से पुश करके दोबारा लेफ्ट साइड पे भेजूंगा और फिर लेफ्ट वाली रेंज दोबारा से पुश करके राइट साइड पे भेजूंगा। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं, मतलब ये जो हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है वो 20% आ रहा है। वैसे जो साइंटिस्ट कैलकुलेट करके बैठते हैं वो 21% करते हैं। हमने तो ये लेबोरेटरी सेटअप पे करा है तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो चलो करीब तो आ रही है ना। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चंस में एग्जैक्ट 21 ही बन रहा हो आंसर, वो 20 या 22 तो नहीं, खैर 19 20 उसके करीब बन सकता है। तरीका यही है जो करना है हमें। क्लियर है बात यहाँ तक? सर इट इज बेसिकली कि आपने इनपुट डाला इतने क्यूब सेंटीमीटर क्यूब का और आउटपुट आपको कम मिलता है फाइनल जो कम होता है। मिला तो वो और जो गायब हुआ ऑक्सीजन, वो जो वो गायब हुआ इस्तेमाल एयर हो गई। वो ऑक्सीजन है, मतलब जो इस्तेमाल हुई है वो ऑक्सीजन है। जी 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 जी, सही। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना पहले भी कहीं जिक्र हुआ होगा कि कॉपर ऑक्साइड जो होती है ना उसका बैक, कॉपर टू ऑक्साइड का जो कलर होता है ना वो ब्लैक कलर होता है। तो अक्सर क्वेश्चन में ना वो ये भी पूछ लेता है कि जब आपने एयर को कॉपर हीटेड कॉपर मेटल से पास किया तो आपको जो सॉलिड होगा उसका क्या कलर दिखेगा, तो कॉपर टू ऑक्साइड का ब्लैक कलर होता है, वो भी याद रखना।
सर ये जो चीज होती है सिर्फ कॉपर के साथ होती है? कॉपर के साथ ही होती है। इसको क्या कहते हैं, इस मेथड को, इस चीज को क्या कहते कुछ भी नहीं, मतलब स्पेसिफिक नाम नहीं है। आपने क्या किया, कॉपर मेटल के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया बस। हैं? वी ठीक आर है। ट्राइंग टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एंड दिस इज द इक्वेशन। यस, अब ये वाली भाई, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर, कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है। अभी जो मैंने ऊपर लिखवाई थी उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे, तो इस मेथड से कंफर्म करेंगे उसको। तो ये तो सबके लिए चलें होगी, आगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए भी होनी नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन नहीं रिएक्ट करती। अगर नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही होती तो ये तो मेथड यहीं पे फेल हो जाता ना। हम अभी क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रुकी है ग्लास ट्यूब के अंदर। मैं कह रहा हूँ जैसे परसेंटेज ढूंढने के लिए, जैसे आपने अभी परसेंटेज ऑक्सीजन का ढूंढा है, तो वैसे नाइट्रोजन का भी ढूंढना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन का अलग तरीका है, लेकिन हमें सिर्फ ऑक्सीजन का ही पढ़ना है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब लिक्विफिकेशन ऑफ एयर क्या होता है। हम लोग जो है वो एयर को ठंडा करके जो है कंडेंस कर सकते हैं। किस तरह से एयर को ठंडा करेंगे, अब हमारे पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं जो एयर को इतना ठंडा कर देंगे जो नाइट्रोजन गैस है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, लिक्विड नाइट्रोजन बन जाए, और ऑक्सीजन गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, लिक्विड ऑक्सीजन बन जाए। तो इसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। और ये करवाने का, ये इसलिए करवाया जाता है कि मैं एयर को ठंडा करके ना फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाऊंगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में, बट छोटा सा प्रोसेस है, अभी सुन लो। कि जब हम दोबारा से इस लिक्विड एयर को ठंडा करवाएंगे तो पहले वो वाली गैस इवेपोरेट होकर निकलेगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, और फिर वो निकलेगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। तो जब अलग अलग करके गैसेस निकलेंगी तो हम अलग अलग कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने हेबर प्रोसेस जब पढ़ा था तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हो रहे थे। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो नाइट्रोजन गैस है वो कहाँ से आती है, फ्रॉम द लिक्विफिकेशन ऑफ एयर फ्रैक्शनल। उसको हमने ये याद किया था कि नाइट्रोजन गैस की सोर्स क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। तो इसलिए लिक्विड एयर बनाते हैं हम ताकि इन गैसेस को अलग अलग कर सके। जैसे आपके जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कहाँ से आती है, हम लिक्विड एयर को ठंडा करते हैं, उसके बाद दोबारा से उसको हीट करते हैं, तो जो जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो बाद में इवेपोरेट होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले इवेपोरेट हो जाती है। तो जो गैस पहले इवेपोरेट होती है उसको हम पहले कलेक्ट करके अलग कर देते हैं, जो बाद में बॉयल होती है उसको हम कलेक्ट करके अलग कर देते हैं। तो इस तरह से एयर में से हम गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। चलें आगे बढ़े। अच्छा, ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास, आप सबको पता है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसको बर्न करती है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लॉट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। क्योंकि कंबशन रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। जब भी कोई फ्यूल हम बर्न करते हैं, फ्यूल जैसे हमारे पास मीथेन हो गया, CH4 हो गया, पेट्रोल हो गया, उसका फॉर्मूला होता है C8H18, और ह्यूमन बॉडी में जो फ्यूल होता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो ये सारे फ्यूल जब बर्न होते हैं तो दे प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे इनकी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। हमारे पास मीथेन ये कुकिंग गैस है, इसका फॉर्मूला होता है CH4। इसको जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो जो बर्निंग से हीट एनर्जी रिलीज होती है, जब भी आप किसी फ्यूल को जलाते हो तो हीट एनर्जी रिलीज होती है ना। क्यों? क्योंकि सारे बर्निंग रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। तो जितने भी बर्निंग
रिएक्शंस है उसको हम कहते हैं कंबशन रिएक्शंस। एंड ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। और जो हमारे पास फ्यूल्स होती है ना उसमें हमारे पास जैसे मीथेन गैस आ जाती है, उसका फॉर्मूला होता है CH4। इथेन गैस आ जाती है, उसका फॉर्मूला होता है C2H6। ये सब जो है इनकी कंबशन होती है। पेट्रोल, इसका फॉर्मूला होता है C8H18, इसको हम ऑक्टेन कहते हैं। इसी तरह ग्लूकोज, जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी सेल्स में जो जिसकी कंबशन होती है वो ग्लूकोज है, C6H12O6। ये सारे कंपाउंड जो है जब इनको ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, ये सारे कंपाउंड्स कंबशन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं, लॉट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो उस हीट एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। कुकिंग गैस जलाते हो घरों में तो हीट एनर्जी निकलती है ना, उससे खाना पकता है। इसी तरह पेट्रोल जलाते हो तो उससे हीट एनर्जी निकलती है जिससे गाड़ी का इंजन चलता है। जैसे पेट्रोल का फॉर्मूला है C8H18। जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रिएक्शंस हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे दोबारा से। इसी तरह जो ग्लूकोज है जब उसको आप बर्न करोगे ऑक्सीजन के साथ तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन जो है ना हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास, एक मिनट देना इसकी बात करते हैं जरा। देखो जब भी आप कोई फ्यूल बर्न करते हो ना, और अगर ऑक्सीजन आपके पास चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन के बगैर कंबशन नहीं हो सकती। मतलब एक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ऊपर से ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी को क्यों रिक्वायर है? अगेन फॉर द वेरी सेम रीजन के हमारे बॉडी में ग्लूकोज बर्न होगा तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी और बाकी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी बॉडी। तो ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस तो आपके सामने ही है ना, आप बचपन से जानते हो कि ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस लिखी हुई है भाई। जितनी भी हमारे पास फ्यूल्स हैं वो सब जलेंगी, चाहे वो रॉकेट फ्यूल हो, चाहे वो पेट्रोल की फ्यूल हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी का अपना फ्यूल हो ग्लूकोज जलाने के लिए, सबके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो कंबशन विदाउट ऑक्सीजन हो नहीं सकती। रेस्पिरेशन के लिए चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सबको रेस्पायर करना है, उसके लिए भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किए जाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो वेल्डिंग के लिए भी यूज होता है, इन ऑक्सी एसिटाइलिन कटिंग एंड वेल्डिंग। अब ये इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, एसिटाइलिन की स्पेलिंग में ना LENE होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो वर्ड लिखा है ना, दिस इज ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। अच्छा, अब देखो जब हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो बर्निंग की वजह से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी जितनी परसेंटेज होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा परसेंटेज एटमॉस्फेयर में आ रही है तो वो हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है और वो ग्लोबल वार्मिंग करवाती है। अब किस तरह से वो अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो हम बेसिकली जो है ना एयर पोल्यूशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं। और एयर पोल्यूशन का क्या मतलब है कि एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है डेट इज 0.03 to 0.04%। अगर उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई और तरह की गैस है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
तो ये सारी गैसेस जो होती है ना वो एयर को पोल्यूट करती हैं। कौन कौन सी गैसेस मैं कह रहा हूँ? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई। ये सारी गैसेस जो है ना वो एयर पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं, जो कि एयर पोल्यूशन करती हैं। अब इन सबको हम बारी बारी पढ़ेंगे कि कौन सी गैस किस तरह से प्रोड्यूस्ड होती है एयर में, मतलब हम ऐसी क्या चीज जला रहे हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर गैस प्रोड्यूस हो रही है, और उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है एनवायरनमेंट पे। अच्छा, यूजुअली ये सारी गैसेस फ्यूल के बर्न होने की वजह से होती हैं, जो मोस्टली हमारे पास हो रहा है ना, ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है। लेकिन नेचुरल रीजंस क्या है? जैसे कहीं से वोल्केनो इरप्ट हो रहा है तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है। फॉरेस्ट फायर्स हो गई, अब ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। डिके ऑफ मैटर, डेड मैटर, जो मैन मेड एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से ये एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो गई हैं, उनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? जो हम लोग फ्यूल जलाते हैं गाड़ियों में, पावर स्टेशंस में जो फायर, जो कि इलेक्ट्रिक है, या पावर प्लांट्स हैं जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं ऑयल जला के, तो उस ऑयल का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें भी ये सारी गैसेस होती हैं। तो ये हमारी मैन मेड एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से ये पोल्यूटेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो गया। देखो, जब भी हमारे पास कंबशन ऑफ फ्यूल होता है ना, तो हर फ्यूल के अंदर हाइड्रोकार्बन तो होते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल पेट्रोल बर्न कर रहा हूँ, तो पेट्रोल की कंबशन दो तरीके से हो सकती है। एक कंबशन तो ये है कि मैं उसको एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में करूँ, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो, तो जब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम ये नहीं कह सकते कि वो हार्मलेस है, वो हार्मफुल है। और अगर वो अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, जैसे एयर में वो 0.04% तक होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग इस इन फ्यूल्स का इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं व्हीकल्स में, पावर प्लांट्स में, कि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज जो हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर इफेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन है, जब ऑक्सीजन आपके पास एक्सेस सप्लाई में है। लेकिन कभी कभार कुछ पावर प्लांट्स पे और गाड़ियों के इंजन में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड सप्लाई में प्रोड्यूस हो रही होती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी का जो फिल्टर है वो चोक हुआ है, तो कम इंजन में ऑक्सीजन पहुंच रही है, या XYZ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि इंजन की परफॉर्मेंस सही नहीं है और ऑक्सीजन जो है ना वो लिमिटेड सप्लाई में। मतलब जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए इस पेट्रोल को या ऑक्टेन मॉलिक्यूल को जलाने के लिए, उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही है। तो फिर प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा और भी चीजें बनती हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी आ जाता है, और अनबर्न कार्बन या अनबर्न फ्यूल भी बाहर आ जाती है। मतलब ये जो, अगर फॉर एग्जांपल कार्बन, अनबर्न कार्बन बाहर आ रहा है कार्बन सॉलिड फॉर्म में, तो ये बनाता है ब्लैक कलर का स्मोक। जो गाड़ियों से काला धुआं निकल रहा होता है ना, उसका क्या मतलब है कि ये जो पेट्रोल का मॉलिक्यूल है वो पूरी तरह जला नहीं है और कार्बन के पार्टिकल्स उसमें बाहर आ रहे हैं। अगर आप हाथ रखो ना एग्जॉस्ट पे, तो आपके हाथ पे कार्बन के पार्टिकल्स आ जाएंगे। इसी तरह इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से हमारे पास एक और हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है, विच इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों हार्मफुल है ये भी अभी हम देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो CO होता है। अच्छा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। एक बात तो आपको ये याद रखनी है इसमें, it is produced due to incomplete combustion of carbon containing फ्यूल्स। और ये हार्मफुल क्यों है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक और पॉइजनस गैस। ये क्या करती है? इंसान को सफोकेट करवा देती है, सांस रोक देती है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सिबली कंबाइन हो जाती है।
तो बस आप ये याद रखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो टॉक्सिक या पॉइजनस गैस है। अगर वो किसी गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है तो एटमॉस्फेयर में आ रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा उसको इनहेल कर रहा है एयर के साथ, सभी कर रहे हैं बल्कि यहाँ पे। तो ये टॉक्सिक और पॉइजनस गैस है जो कि आपका हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में वो अच्छी है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो रीजनरेट होता रहता है, लेकिन साथ साथ खराब भी हो रहा है इसकी वजह से। बस आपने ये याद रखना है कि पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह कार्बन जो सॉलिड निकल रहा है, देखो वो स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं इसके एयर में। अब वो इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं कि आप सांस में आपके इनहेल हो जाते हैं वो, जब आप सांस लेते हो तो, और लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इनफैक्ट कराची वाले जो हैं वो, तुम लोग पूरा दिन बाहर घूमो और घर आके जो है ना एक टिश्यू पेपर लेके अपने फेस पे जरा टिश्यू पेपर रब करके देखना, तो तुम्हें कार्बन निकलेगा वहां से। ठीक है, ब्लैक ब्लैक दिखेगा उसमें बकायदा, जो पूरा दिन एटमॉस्फेयर में कार्बन निकल रहा है ना गाड़ियों से, वो आपके स्किन पे भी आके डिपॉजिट हो रहा है और नेचुरली वो आपके सांसों में भी जा रहा है, तो आपके लंग्स में भी जाके डिपॉजिट हो रहा है। चलें So आगे। sir, is that dangerous? Is that dangerous? इट इज वेरी डेंजरस। Oh. ठीक सर है, वो मैं अच्छा लिख इस रहा था। हैंडआउट लिख लो ये लो। चलें आगे। आप लोगों के पास जो फोन्स है ना उसमें जो वेदर फोरकास्ट वाला सेक्शन होता है, आई थिंक उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आ रहा होता है। देखा है कभी किसी ने? AQI के नाम से होता है। तो उसको खोलोगे ना तो जिस एरिया में आप हो वहां पे आपके पास एयर क्वालिटी इंडेक्स आ जाएगा। जैसे मेरे फोन में ना अभी वो आ रहा है 49, उस पर लिखा हुआ है गुड। ठीक है, परफेक्ट डे फॉर अ वॉक। लेकिन अक्सर ये आप दोपहर में या बाहर देखोगे ना तो काफी बुरा एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है। और उसमें ना परसेंटेज भी गिवन होती है, परसेंटेज इन ppm गिवन होती है। वो बेसिकली वो आपको यूनिट समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर अपने फोन साथ हैं तो उसमें वेदर फोरकास्ट वाला वो खोल के देखो। कार्बन मोनोऑक्साइड अभी मेरे पास ना 2.1 आ रहा है, और ऑक्सीजन तो खैर बता नहीं रहा वो। O3 ओजोन बता रहा है 14, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बता रहा है 7, और सल्फर डाइऑक्साइड बता रहा है 9.7। ये सारी चीजें जो है ना वो हार्मफुल है, लेकिन ये है। 5 बजे की एयर क्वालिटी इंडेक्स ये थी कराची की। चले आगे बढ़े, ये फाइल जी में जी। भेज दूंगा। अच्छा बहरहाल ये सारी बातें यहाँ भी लिखी हुई है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस होती है अनबर्न हाइड्रोकार्बन या इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। और इसका हैजर्ड क्या है कि इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन व्हेन इनहेल्ड व्हिच प्रोड्यूसेस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आपको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद कर लेना कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो टॉक्सिक गैस है। टॉक्सिक का वर्ड याद कर लो या पॉइजनस का याद कर लो। अच्छा, अब किस तरह से इस कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन को हम कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं? तो भाई पहला तो स्टेप ये है कि आप फ्यूल जलाना छोड़ दो। फ्यूल में से निकल रहा है ना, तो फ्यूल को जलाना ही छोड़ दो, मतलब सर फ्यूल गाड़ियां ना जलाते चलाओ। ही क्यों है? गाड़ी ओह। चलाने, पेट्रोल बिजली बनाने के लिए ज्यादातर जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो पावर प्लांट से प्रोड्यूस हो रही है। आप पावर प्लांट बंद कर दो, बिजली खत्म कर दो, सोलर पावर पे आ जाओ। लेकिन एक साथ नहीं कर पा रही है ना दुनिया, इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो अभी भी चलेगा 40-50 साल तो ये सारा फ्यूल वाला सिस्टम, शायद ज्यादा। अच्छा, अब आप गाड़ी चलाना नहीं छोड़ सकते, आप बिजली बंद नहीं कर सकते, आपको तो वो तो चाहिए चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग गाड़ियों में लगाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर किस तरह से वो रोकता है कार्बन मोनोऑक्साइड को? बेसिकली कैटालिटिक कन्वर्टर में ना प्लेटिनियम मेटल लगा हुआ होता है। वो प्लेटिनियम मेटल करता क्या है,
कि जो आपके पास फ्यूल है ना, उसमें से देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा भी और गैसेस निकल रही होती हैं, क्योंकि अगर आप पेट्रोल को जब बर्न करते हो या किसी फर्नेस ऑयल को आप बर्न करते हो पावर प्लांट में, तो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं उसकी बर्निंग, देखो हम तो सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं ना, लेकिन इसके अंदर और भी एलिमेंट्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन भी होता है इसमें और सल्फर भी होता है। नाइट्रोजन तो बहुत कम होता है लेकिन सल्फर बहुत ज्यादा होता है। अब देखो होता क्या है कि जब आप इन फ्यूल्स को जलाते हो तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, और इस हाई टेम्परेचर की वजह से ना, ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन इंटरनल कंबशन इंजन्स। अब इंटरनल कंबशन इंजन जो गाड़ियों का इंजन होता है ना, उसको कहते हैं। तो उसमें देखो नाइट्रोजन गैस, जब गाड़ी का इंजन एयर सक इन कर रहा है तो ऑक्सीजन गैस तो उसमें है, आ रही है एयर के साथ, और नाइट्रोजन गैस भी तो आ रही है जो कि एयर में है 78%। तो इतने हाई टेम्परेचर पे ये नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को भी आपस में रिएक्ट करवा देता है टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जब ये जाहिर है एग्जॉस्ट में बाहर निकलेगी तो ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जिसका फॉर्मूला होता है NO2। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती है एयर के साथ, और जब रेन होती है ना, बारिश होती है, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब पानी के साथ कांटेक्ट में आएगी तो इट विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो दिस इज वन कॉज ऑफ एसिड रेन। इसी तरह सल्फर जो होता है ना, वो तो फ्यूल्स में ही प्रेजेंट होता है। जब आप कोई फ्यूल जलाते हो, कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें सल्फर एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है सॉलिड। जब आप उसको बर्न करते हो तो हाइड्रोकार्बन के साथ साथ सल्फर भी बर्न हो जाता है टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमने कांटेक्ट प्रोसेस पढ़ा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब एयर में निकलती है तो वो मजीद ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। जब बारिश होती है तो अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है तो ये वाटर के साथ डिसॉल्व होके एसिड बना लेगी, डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगेन ये भी सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि सल्फर की वजह से आ रही है, जो कि फ्यूल में है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि नाइट्रोजन की वजह से आ रही है, जो कि इंजन के अंदर हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। इनकी वजह से एसिड रेन होता है। और एसिड रेन क्यों खतरनाक है? एसिड रेन इसलिए खतरनाक है क्योंकि एक तो जब एग्रीकल्चरल फील्ड्स पे बारिश होती है, एक तो फार्मर पूरा साल वेट करता है कि बारिश हो, उसको नेचुरल इरिगेशन मिलेगी। और जब नेचुरल इरिगेशन होती है, पानी गिरता है बारिश का, तो वो एसिडिक वाटर होता है, और एसिडिक वाटर की वजह से जो सॉइल का पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। पीएच ऑफ सॉइल एसिडिक हो जाता है, तो जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अफेक्ट्स ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। क्लियर है यहाँ तक बात? सर ये सल्फर वाला दोबारा समझाइए। देखो जो सल्फर है ना, वो हमारे पास सल्फर कहाँ से आता है? पहली बात, सल्फर जब फ्यूल होता है ना, तो फ्यूल में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल्स लिख भी लो अपने पास।
fossil fuels contain sulfur compounds and when burned they produce सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जब फॉसिल फ्यूल जलती है तो उसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं और जब उसमें से सल्फर जलता है तो इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड रेन वाटर के साथ कांटेक्ट में आती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है रेन वाटर में जब आएगा तो वो जो रेन है वो फिर एसिड रेन कहलाएगी और जब वो एग्रीकल्चरल फील्ड में एसिड रेन गिरेगी तो जो पीएच ऑफ अ सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगा जो कि क्रॉप्स की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, बैडली अफेक्ट करता है। सर जी जब ये नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जब बन जाते हैं फिर नॉर्मल बारिश होती है, एसिडिक बारिश नहीं होती, नॉर्मल बारिश होती है। उसके बाद फिर ये इसके साथ हाँ, वर्क देखो करते हैं। अगर बारिश आपकी 4 दिन लगातार हो रही है तो पहले दूसरे दिन हाँ, जो है वो सारी हो गई, फिर हो सकता उसके बाद तीसरे दिन तुम कह सकते हो कि हाँ हमारे पास जो है है। वो नॉर्मल रेन हो रही है न्यूट्रल वाटर वाली। लेकिन हमने इतनी ज्यादा ऑक्साइड, क्योंकि जिस दिन बारिश हो रही है गाड़ियां तो उस दिन भी चल रही हैं तो गैसेस तो साथ साथ बन ही रही है ना। सिर्फ एक टाइम ऐसा आया था बहुत सालों बाद जब हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो क्लीन हुआ था, वो हुआ था लॉकडाउन में जब कोविड आया था। अच्छा ठीक है, एमन प्लानर जो है ना वो आज रात तक आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने जो गैसेस देखी ना वो सारी की सारी जो रूट कॉज है वो फ्यूल्स है। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देखी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने प्रोड्यूस होने फ्यूल की बर्निंग की वजह से। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का डिसएडवांटेज क्या है कि ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग करवाती है। अभी ग्लोबल वार्मिंग भी डिस्कस कर लेते हैं आगे। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं इसको, पता ही होगा ग्लोबल वार्मिंग वैसे तुम लोगों को, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये भी कंबशन ऑफ फ्यूल्स की वजह से ही आ रहा है ना, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से आ रही है ये। और ये हमारे पास टॉक्सिक गैस है जो कि सफोकेट कराती है, टॉक्सिक या पॉइजनस गैस है। फिर हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये भी एयर पोल्यूटेंट है, SO2। और ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड हो रही है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस हो रहा है ये भी, क्योंकि फ्यूल के अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। और ये क्या प्रॉब्लम करवा रही है? एसिड रेन करवा रही है, जिसकी वजह से चलो ह्यूमंस पे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं हो रहा लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है। फिर बाकी इसका एक हैजर्ड ये डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जो लाइमस्टोन की कैल्शियम कार्बोनेट की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अब तो इतनी नई बिल्डिंग्स तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता ऊपर उसमें, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो स्टैचूज हैं, जब उस पे एसिड रेन गिरती है तो एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से ही सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी बनती है और ये भी सेम आगे इसी से बन रही है ना, तो ये भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से बन रही है और ये भी एसिड रेन करवा रही है। इसी तरह नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स जो हैं, जिसमें आपके पास दो तरह की नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये किस वजह से प्रोड्यूस्ड हो रही है? अगेन ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, देखो जब आप फ्यूल जलाते हो तो कुछ हमारे पास फ्यूल्स में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी होते हैं, तो वो जब जलते हैं तो वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, वो फर्दर जलती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन एयर में जो नाइट्रोजन है हाई टेम्परेचर पे वो एयर वाली नाइट्रोजन भी रिएक्ट कर जाती है, मतलब इसमें
these oxides of nitrogen are produced from कार इंजन्स। और जो मेन रीजन होता है प्रोड्यूस होने का, वो एयर में जो नाइट्रोजन होती है वो एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेती है। अब ये फ्यूल में इतना नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन अब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आ रही है तो क्या करे, वो तो फ्यूल में हाई टेम्परेचर तो होगा जब वो जलेगा। अब इनको कंट्रोल करने के थोड़े बहुत तरीके हैं जो भी हम आगे देखते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मैं ये कह रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग करवाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग का देखो, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या होती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारा अर्थ है उसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर की लेयर है जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, और अब तो और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स भी हैं। तो ये जो एक लेयर बनी हुई है ना एटमॉस्फेयर की अर्थ के सराउंडिंग में, तो होता क्या है जब सन से रेज आती हैं तो जो इलेक्ट्रो सन से जो रेज आती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये इतना डिटेल में नहीं याद करना है केमिस्ट्री में, लेकिन ये फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह पढ़ोगे। तो होता क्या है कि जब दिन में ये रेज आती हैं तो अर्थ जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब अर्थ हीट अप हो जाता है तो ये हर हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को इमिट करता है। अब अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो अर्थ इमिट कर रहा है उसकी जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर है ना उसमें से ये अर्थ जो रेडिएशन पास करता है वो पास नहीं हो पाती, वो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ में ही रुक जाती है। देखो ये नेचुरली डिजाइन सिस्टम है, कुछ रेस पास हो जाती हैं और कुछ रेस रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से अर्थ जो है ना वो उसका टेम्परेचर जो है वो एक लेवल तक रहता है जो रिक्वायर्ड है, वरना तो पूरा का पूरा अर्थ जो है वो सारा का सारा पानी उस पर जम जाएगा, रातों रात जम जाएगा। अगर सन हटा दो ना तो रातों रात सारा पानी जम जाएगा, अर्थ इतनी ठंडी पड़ जाएगी। अगर सारी की सारी रेडिएशन जो है वो अर्थ वापस रिलीज कर देगा और अर्थ की तरफ कुछ भी नहीं रुकेगा तो सारा पानी जम जाएगा, आइस एज में आ जाओगे। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो गई है कि ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर है ना ये बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो रेडिएशन पास हो रही थी अब वो भी पास नहीं हो रही है, और वो भी अर्थ की तरफ दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो अर्थ का टेम्परेचर अब जो बढ़ रहा है वो कुछ ज्यादा ही एक्सेस बढ़ रहा है, मतलब जितना होना चाहिए, जितना डिजाइंड है उसके हिसाब से ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको रेडिएशन पास ही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से विथ द पैसेज ऑफ टाइम अर्थ का टेम्परेचर जो है वो स्लोली राइज करे जा रहा है, करे जा रहा है, जिसकी वजह से अब ये राइज जो करता है ना वो समझ लो कि 50 साल में 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहा है, और वही इतना बड़ा इफेक्ट लेके आएगा कि जो हमारे जो समंदर है, जितने भी ओशियंस हैं उनका पानी इतना हीट अप होकर एक्सपेंड होता है, और जब वो एक्सपेंड होगा तो ये कॉज करता है फ्लड्स और आपके पास साइक्लोन्स, टाइफून्स। ये सारी चीजें जो है ना वो इसकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, जो अब ज्यादा होने लग गई हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ग्रीन हाउस गैस हमारे पास मीथेन भी है। अब मीथेन गैस तो इतनी ज्यादा एटमॉस्फेयर में नहीं है, लेकिन मीथेन गैस तो हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं ना। लेकिन मीथेन गैस जो है ना वो नेचुरली भी प्रोड्यूस्ड होती है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो जाती है, तो उसके ऊपर उसकी बॉडी पे बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो। इसकी वजह से भी ना मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड होती है, और मीथेन गैस इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीथेन तो हम लोग खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नेचुरल कॉज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है।
सही है, बात समझ आ रही है। तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस और भी जो ग्रीन हाउस गैसेज है जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता होना चाहिए और मीथेन गैस का पता होना चाहिए कि ये अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेरिक लेयर जो बन रही है उसकी वजह से अर्थ से जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होके जाती हैं वो पूरी की तरह पास नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इमिजन जब रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अर्थ की तरफ तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और जिसकी वजह से जितने भी ओशियंस हैं जिसमें वाटर है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और जो हमारे पास सर ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा सर ये है। रिफ्लेक्ट बैक क्यों हो रही है उसकी रेडिएशंस? देखो, सन से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो चीज गर्म करती है ना वो इंफ्रारेड रेडिएशंस है। जी जो जी। सन से इंफ्रारेड रेडिएशंस आती है ना तो उनकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है। जब देखो कौन सी चीज कितनी हॉट है उसके ऊपर उससे जो इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा। अब जो सन से इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सन जो है वो बहुत हॉट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब अर्थ गर्म होता है तो सन के मुकाबले में हम्म। गर्म होने के बाद इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करता है, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, और वो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है वो हमारी जो लेयर है ना एटमॉस्फेयर की जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उससे कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ पास हो जाती हैं। जो रिफ्लेक्ट होती है वो वापस अर्थ की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है और वो जरूरी है। लेकिन वो जो एटमॉस्फेरिक लेयर है अगर वो मैं बढ़ा देता हूँ किसी वजह से तो क्या होगा कि जो रेडिएशन पास हो रही थी अब वो पास नहीं हो रही है, वो अर्थ की तरफ रुक रही है। और जब वो अर्थ की तरफ रुक रही है तो अर्थ का टेम्परेचर जो जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो ओशियंस है और वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग और ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन्स, टाइफून्स, फ्लड्स, इस फॉर्म में जो 7-8 सालों से बहुत ज्यादा हम नोटिस कर रहे हैं दुनिया में होता हुआ। अच्छा तो सर हाउ डू यू सेड के अगर मैं एटमॉस्फेरिक लेयर बढ़ा दूं तभी ये सब चीजें होंगी, तो आप हाउ डू यू डू दैट? एटमॉस्फेरिक लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जब बढ़ेगी, मीथेन की क्वांटिटी जब बढ़ेगी या नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स की क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है। अब देखो ओह। मीथेन और नाइट्रोजनस ऑक्साइड को तो हम फिर भी कम कर सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेसिवली प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन कार्स एंड पावर प्लांट्स, वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा। सही है, उसका हैजर्ड क्या है ग्रीन हाउस गैसेस का? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग को सर टैकल कैसे करना है? रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल सबसे पहले तो जी। जी जी सही है सही। देखो जो स्टैट्स है ना ये आप याद नहीं करना है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि हमारे पास जो अर्थ है उसका, वैसे तो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था कि 100 सालों में 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जो कि खतरनाक है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ये 0.4 डिग्री सेल्सियस नहीं, कि अब के जो आने वाले 100 साल गुजरेंगे ना उसमें हमारे पास ये 1.4 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और एक रिसर्च के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि जो आपके कोस्टल एरियाज है, जैसे जिसमें वो 3 शहरों का नाम हाईलाइटेड जो मुझे याद है, एक चाइना में जो बीजिंग है, क्योंकि ये हम्म। आपके क्या कहते हैं कोस्टल एरियाज है ना, कोस्टल सिटीज हैं, जी। पोर्ट सिटीज है जहाँ पे समंदर है। तो बीजिंग हो गया चाइना का, और अमेरिका का जैसे मियामी हो गया, इंडिया का मुंबई हो गया, कराची पाकिस्तान का कराची हो गया। तो कहा यह जाता है कि बाय द एंड ऑफ 2050 समंदर का पानी इतना आगे आ जाएगा कि ये सारे शहर गायब हो जाएंगे, मतलब अंदर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जो आपका बहरिया टाउन है कराची में वो डीएचए बन जाएगा, क्योंकि समंदर वहां तक आ जाएगा, कहा रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, अब इसकी क्या एक्यूरेसी है वो तो अब 2050 तक ही पता लगेगा, लेकिन स्टिल। अब ग्लोबल वार्मिंग को आप टैकल कैसे कर सकते हो? हाइट जो फ्यूल्स है उनका जो बर्निंग है वो रिड्यूस कर दो।
कार्स कम कर दो, इलेक्ट्रिक कार्स पे आ जाओ, टेस्ला आ गई है, हाइब्रिड कार्स पे आ जाओ, और आपके पास और कोई तरीका नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपने कट डाउन करना ही करना है। अगर आप ये समझते हो कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सिर्फ जो कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है उसी का मैटर है, तो उसका मैटर नहीं है। सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है वो चाइना और अमेरिका है, ठीक है, लेकिन जो सबसे बैडली अफेक्टेड कंट्रीज है वो फिलीपीनीज है, और 7th नंबर पे जो बैडली अफेक्टेड कंट्री है वो पाकिस्तान है, 7th नंबर पे। लेकिन एज अ ग्रीन हाउस कंट्रीब्यूटर पाकिस्तान का नंबर 47th रैंक है। मतलब जो ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करता है ना पाकिस्तान, वो रैंकिंग में 47th आता है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, इतनी तरक्की की भी नहीं है कि हम इतनी इंडस्ट्रीज लगाएं और फ्यूल जलाएं। लेकिन जो अफेक्टेड कंट्रीज में नंबर आ रहा है वो 7 नंबर आ रहा है। तो ये वर्ल्ड वाइड मसला है ग्लोबल वार्मिंग। सर इंडस्ट्रीज है नहीं, फिर अफेक्ट कैसे हुआ? भाई बाकी जो आपके आसपास के दुनिया के countries हैं वो तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो अर्थ का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरी दुनिया अफेक्ट होगी, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूएस से निकल रही हो, चाहे अफ्रीका से निकल रही हो, चाहे चाइना से अच्छा निकल अच्छा रही हो, अच्छा। एटमॉस्फेयर में तो आ रही है ना वो। सही सही सही। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक रखेंगे। चैप्टर थोड़े से एक्स्ट्रा बातें इसमें ज्यादा होंगी, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे थोड़ा सा स्पीड अप करें इसको। ये हैंड आउट में भेज देता हूँ, उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लो। अगर तुम लोग पढ़ भी लोगे तो ये कहानी की तरह है, तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएंगी इसमें। बाकी चीजें मैं खुद तुम्हें पास पेपर्स में करवा दूंगा। बहरहाल कल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पूरा। अभी जा सकते हो आप लोग। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।